अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आज हम उर्दू ये जो ज़बान है इसको सीखेंगे कि ये पढ़ी कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम जो उर्दू सीखने वाले हैं, उर्दू ये ज़बान आई कहाँ से वो जानते हैं। उर्दू ज़बान टर्किश, फ़ारसी और अरबी ये तीनों ज़बानों का मजमुआ है। और उर्दू के माना जो होते हैं वो लश्करी ज़बान के होते हैं, यानी जो फ़ौजियों का पहले लश्कर तैयार किया जाता था जिसमें अलग अलग मुल्कों से और अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग एक फ़ौज में जमा होते थे। तो वहाँ पर जो लैंग्वेज बैरियर था कि हर फ़ौजी, हर इंसान जो है अपने इलाके की ज़बान बोलता है, उस बैरियर को ख़त्म करने के लिए एक नई ज़बान की बुनियाद रखी गई और ये ज़बान है उर्दू ज़बान। तो उर्दू ज़बान के अल्फाज जो आए हैं वो तुर्की ज़बान से आए हैं, फ़ारसी और अरबी तीनों ज़बानों से लिए गए हैं। इसीलिए जब भी आप अरबी पढ़ते हैं तो अरबी में भी सेम अल्फ़ाबेट यानी सेम हुरूफ आपको देखने को मिलेंगे और यही कम वो ज़्यादा आपको फ़ारसी और तुर्की ज़बान में भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन तीनों के माना और तीनों के मफ़हूम बिल्कुल अलग अलग हैं। जो उर्दू ज़बान है वो हमेशा सीधे से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है। जैसे हम अंग्रेज़ी की किताब अगर देखते हैं, इंग्लिश की किताब, तो वो लेफ़्ट से शुरू होती है, उसकी लिखावट भी उधर से होती है, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स यानी उसके बिल्कुल उल्टा उर्दू ज़बान में होता है कि इसकी किताबें जो है वो सीधे हाथ की तरफ से शुरू होती है और इसकी लिखाई भी है सीधे हाथ की तरफ से होती है, जैसे कुरान मजीद में होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर उर्दू का भी है कि इनकी लिखावट जो है वो सीधे हाथ की तरफ से है। अब हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान में टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो अल्फ़ाबेट में कुछ इख्तलाफ है यहाँ पर। कुछ लोग लाम अलिफ को अलग अलग मानते हैं और कुछ उसको एक ही मानते हैं, यानी कि लाम अलिफ जो लिखा होता है, जैसे जैसे आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट में बताऊंगी तो उसके साथ साथ आएगा। तो लेकिन उसकी मुनासिबत में जो लफ्ज़ों की तादाद, हुर्फ़ों की जो तादाद है वो कम ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि ओरिजिनली कुछ लोग मानते हैं कि ये 54 इसमें हुरूफ है और कुछ कहते हैं कि 52 है, लेकिन हमको उसके हुरूफ कितने हैं इसमें नहीं पढ़ना है, हमको वो हुरूफ याद कर लेना है क्योंकि हमको ये ज़बान पढ़ना सीखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल हुरूफ जो है वो जो हमको उर्दू ज़बान पढ़ने के लिए चाहिए वो कितने हैं। यहाँ पर मैंने जो बनाए हैं आपके लिए, पहले कॉलम में हुरूफ लिखे गए हैं, दूसरे में उनका तलफ़ुज़ है, यानी उनको कैसे, उनके नाम, दरअसल तलफ़ुज़ को आप यहाँ पर नाम भी कह सकते हो कि उन हुरूफ के नाम क्या है। और जो हिंदी में हम कौन से हुरूफ से उसको याद रख सकते हैं। और निस्फ़ शक्ल यानी कि जब हुरूफ दिए होते हैं, जहाँ पर भी जो भी हुर्फ दिया है तो उसमें ये पूरा जो भी लफ्ज़ हम बना रहे होते हैं तो वो लफ्ज़ में ये पूरा हुर्फ इस्तेमाल कभी नहीं होता, हमेशा उसका छोटा सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, क्योंकि कम से कम भी उर्दू ज़बान में 2 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। जैसे अगर हम 2 की ही मिसाल ले लें तो इसे आप 2 कह सकते हो, जो 2 होता है वो, तो ये 1 और 2 हुरूफ मिलकर बना है, तो कम से कम ये 2 के लिए बनता है। इसके अलावा भी 2 हुरूफी लफ्ज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उन लफ्ज़ों में ये एज इट इज़ नहीं होते, ये जो हुरूफ दिए गए हैं ये एज इट इज़ नहीं होते, उसका निस्फ़ शक्ल इस्तेमाल होती है। तो उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुर्फ जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं उनको किस तरह पढ़ा जाता है। तो ये है अलिफ, इसको अलिफ पढ़ा जाएगा। ये बे, पे, ते, से ये शक्ल है और ये है उसका नाम, से, टे ये फे है और यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है। ये काफ, गाफ, ये दाल, फिर ये है डाल, यहाँ मैंने लिखा नहीं है उसको, डाल, जाल और वाव, इनको नहीं लिखा है। और ना लिखने की वजह ये है इसकी क्योंकि हमको ये याद करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्पीकिंग के लिए या उर्दू सिर्फ ज़बान पढ़ना है आपको,
कहीं उर्दू पर बोर्ड लिखा है या उर्दू किताब अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है। ये जो बीच वाला कॉलम है ये इनके नाम है, आपको ज़रूरी है उनका साउंड जो आता है, जो फोनिक साउंड हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि इन हुर्फों का फोनिक साउंड क्या है। अगर आपको दिमाग में वो एक बार बैठ गया उसका साउंड, तो आप कोई भी हुर्फ सही तरीके से पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उस तरीके से। तो अब ये वाला जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम आपके लिए हो गया ऑप्शनल। आपको पढ़ना है, अलिफ का साउंड आएगा अ, ब का साउंड है यहाँ पर, बे का साउंड ब है, पे का साउंड प है, ते का त, वैसे ही स, उसके लिए स का साउंड है, फिर टे का ट साउंड है, फे का फ, काफ का क, गाफ का ग, फिर य, द, दाल का जो साउंड है वो द है, डाल का साउंड जो है ड है, जाल का साउंड ज है, वाव का साउंड व है। और यहाँ पर जो दी गई है इसकी निस्फ शक्लें हैं, यानी ब किसी भी हुर्फ में, बे जो है किसी भी हुर्फ में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक तरफ से वो खुली साइड होंगे, उसकी किसी हर्फ के साथ जुड़ा होगा, या फिर इस तरीके से हो सकता है। और वो जैसे लिखा जाएगा मैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। वैसे ही प की भी हमारे पास 3 शक्लें हैं, जैसे ब की है, ते की, से की, टे की और फे की, और वैसे ही याहे की। ये जो य है, य 2 है हमारे पास, यानी कि लिखा उसको अलग अलग ज़्यादा है, पर य दोनों का आवाज़ एक जैसा ही है। एक हो गया ये वाला और एक ये वाला य, कि लिखा उसको जा रहा है बिल्कुल अलग तरीके से। एक लेटा हुआ कह सकते हैं आप, और एक गोल शक्ल का है, लेकिन आवाज़ उसका एक जैसा है। फिर अगले हुरूफ है हमारे र, जो हमारा अरबी में जो आता है सेम वही है। र को हम रे पढ़ते हैं, और हिंदी वाला हमारा र। फिर जे, जे में आपने क्या करना है, जो ज है, ज आप इस तरह लिखते हैं, बस उसमें नुक्ता लगा देना, तो ये बन गया ज। फिर है रे, र के ऊपर छोटा सा तो का निशान बना है, जिसे आप तोए जो कहते हैं, ये वाला यहाँ पर भी दिया है, तो का निशान उस पर बना है, उससे पढ़ा जाता है ड़। फिर है जे, ये हुर्फ कम जगह इस्तेमाल होता है। र के ऊपर 3 नुक्ते हैं। लाम, यह हम देख चुके हैं। नून, काफ, सीन, ये जो बने होते हैं ना गोल, तो इसे शोशे कहते हैं। 1, 2 और 3, 2 छोटे होते हैं और एक बड़ा होता है, तो इसका नाम सीन है, आवाज़ इसका स का आता है। उसी तरह सीन की शक्ल है, लेकिन उस पर 3 नुक्ते लगे हैं, तो वो है शीन, श का आवाज़ आएगा। और इसे हम हिंदी के लिए ये 2 हुरूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है सौद, सौद के लिए स है। अब आप देखेंगे कि जो सीन है, सीन, सौद, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था से, इन तीनों के लिए स यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उर्दू के 3 हुरूफ हैं, यानी कि 3 अलग अलग हर्फ हैं, लेकिन हिंदी में उन तीनों के मुकाबले में सिर्फ एक ही हुर्फ का इस्तेमाल हो रहा है, स। फिर है जौद, जौद के लिए है जो हमने यहाँ पर ज लिखा है वो, और ये जो ज है ये उर्दू ज़बान के जाल, जे और जोए, फिर जौद, ये 4 हर्फ के मुकाबले में सिर्फ ज दिया है हिंदी में।
यानी आप देख सकते हैं कि उर्दू में हुरूफ कितने ज़्यादा है और सब का अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है और वो इस्तेमाल उनके मखरज के मुताबिक होता है, जबकि हिंदी में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। यहाँ पर 3 हर्फ के मुकाबले में 1 और 4 हर्फ के मुकाबले में सिर्फ 1 हर्फ दिया है। नेक्स्ट है हे के लिए यहाँ पर ह है। फिर है जीम, जिसे हम ज पढ़ते हैं, तो ये आ गया ज। खे के लिए ख का आ गया, चे के लिए च आ गया, आइन के लिए अ आ गया। अ हमने अलिफ के लिए पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, यानी अलिफ और आइन दोनों के लिए अ आ रहा है। गैन इसके लिए आया है ग, जो कि हमने गाफ के लिए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो ग हमने इस्तेमाल किया है उसके नीचे नुक्ता लगा दिया है, जबकि गाफ में हमने नुक्ता नहीं लगाया था। फिर है तोय, तोय का त का ही साउंड है और यही त का साउंड आपको ते में भी मिलता है। फिर है जो के लिए मीम म का साउंड, हा ये भी ह से लिखा जाएगा। ये 2 चश्मियाँ, ये भी हा है, यानी ये इस तरीके से होता है, और ये हा है, इसके लिए भी ह का ही साउंड है। तो कुल मिलाकर हा जो है, अगर हम ह के लिए देखेंगे तो हा, फिर ये 2 चश्मी हा और गोल वाली हा, इन तीनों को मिलाकर तीनों के लिए भी हिंदी में एक ही अल्फ़ाबेट है, वो है ह। फिर लास्ट में है हमज़ा के लिए, उर्दू में उसके लिए जो अ हम लिखते हैं उसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है। जो हमने पहले वाले हुरूफ देखे थे वो हुरूफ जो है सिंगल अकेले अकेले इस्तेमाल होते, लेकिन अब हम देख रहे हैं मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब आप हमेशा याद रखिएगा कि मुरक्कब ऐसे हुरूफ को कहते हैं जिसमें मजमुआ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा हुरूफ अगर एक साथ आ गए तो आप उसे कहेंगे मुरक्कब। मुरक्कब का माना ही होता है 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ उसमें आ जाती। अगर हम यहाँ पे हुरूफ देख रहे हैं तो हुरूफ अगर 2 से ज़्यादा एक साथ आ गए तो वो मुरक्कब हुरूफ हो गया। ये जो मुरक्कब हुरूफ है दरअसल ये हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी से, यानी हिंदी में वो लफ्ज़ आते हैं, वो हुरूफ आते हैं जिनका साउंड है, दरअसल उर्दू में वो नहीं था। तो हमने उर्दू में इसको क्या किया है कि 2 चश्मे हा, ये वाली जो हा है इसके साथ में कुछ हुरूफ डाल के अपनी तरफ से हमने उनको मुरक्कब बना दिया, उसको मिलाकर एक नया हुरूफ बना दिया है, और वो रिक्वायरमेंट हमारी हिंदी की पूरी करते हैं। ये जो मुरक्कब हुरूफ जो है दरअसल ये हिंदी का कोई लफ्ज़ अगर आपको लिखना हो उर्दू में तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमको मुरक्कब हुरूफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पे है और ह है, तो पे का साउंड जो है वो प है, तो ह, प और ह दोनों आप मिलाकर उसको लिखेंगे तो प और ह मिलकर बन जाता है फ। फ नहीं, फ बनता है फ। कि अगर हम इसे इंग्लिश में लिखना चाहे आप इसे तो PH लिखेंगे, जबकि फ अगर आप इसे फ पढ़ेंगे ना तो फ का आप F लिखते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो फ है यानी कि प और उसके साथ में ह, तो ये आवाज़ इसका आएगा हमेशा फ का। नेक्स्ट है त के साथ में हमने ह मिला दिए तो ये बन गया थ, जिसके लिए आप ज़्यादातर TH का यूज़ करते हैं। अगला है ठ, ट और ह को मिलाकर। फिर है झ, जीम और ह को मिलाकर ये बन गया झ। जैसे हम कहते हैं झूला, सबकी मिसाल इंशाल्लाह मैं आपको सबके हुरूफ की दूंगी, लेकिन ये बना है झ। फिर है छ, नेक्स्ट है ढ, फिर उसके बाद वाला है ड़े और हे को मिलाकर है ड़। ये है ड़ और ये है ढ। फिर है ख,
अगला है गाफ और ह का मिलाकर, यानी ग और ह का मिलाकर बनता है घ। फिर है भ, ब और ह का मिलाकर, और दाल ह का मिलाकर बनता है ध। अब हम सबकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल से आपको अच्छी तरह याद रहेगा कि पहले वाला जो है फ, उसके साथ में अगर हम वाव मिला दें तो ये हो गया फ और वाव मिलाकर फू हो गया, और आपने उसके साथ लाम लगा दिया तो ये बन गया फूल। क्योंकि हम हिंदी में फूल नहीं कहते, फूल कहते हैं, उसमें फ का आवाज आता है। अगला है थ, तो थ में अगर आपने अलिफ मिला दिया, यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, फ जमा वाव जमा लाम, तो ये बना फूल। वैसे ही आपने यहाँ पे थ के साथ में अलिफ मिला दिया, थ जमा अलिफ, तो ये बन गया था। फिर नेक्स्ट है ठ, तो जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तो उसमें आता है ये, उसमें इस्तेमाल होता है ठिकाना या फिर ठान, कि हमने तो ठान ही लिया है कि हम ये काम करके ही रहेंगे, हमने ठान लिया है कि हम उर्दू सीख कर रहेंगे, तो आप इसे ठान इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम इसको अलग अलग हरूफ करके लिखे तो ये हो जाएगा ठ जमा अ फिर नून। नेक्स्ट है झ, तो हम ले लेंगे इसके लिए एग्जाम्पल झूला। अब आप इसे अलग अलग करके लिखते हैं, झ जमा वाव फिर लाम और अलिफ। नेक्स्ट है ढ, तो ढ के साथ में आप वाव मिला दें और लाम लगा दिए तो ये बन गया ढोल। ढ जमा वाव फिर लाम। अगला है ड़, अगर आप इसे बाढ़, उसके पहले हमने लगा दिया है ब अलिफ बा, तो ब अलिफ और फिर ड़। फिर अगली मिसाल लेते हैं हम ख की। ख से आप कह सकते हैं खरा, जैसे हम कहते हैं ना खरा सोना उस तरह, तो डायरेक्ट मैं अब यहाँ पे हुर्फ लिख देती हूँ आपको, खरा। स्पेलिंग इंशाल्लाह हम दूसरे हुर्फ में देखते हैं। फिर ये है घ, इसकी मिसाल है घर। फिर है भ, तो इसकी मिसाल हो सकती है भारत, जो हमारे मुल्क का नाम है। ध, ये है धूल, जो धूल मिट्टी हम कहते हैं वो वाला ध। अगला जो हमारा स्टेप है, इसमें हम साउंड हमने लिखा है यहाँ पे हिंदी के, और उसके लिए उर्दू के जो हुरूफ मैंने इसके सामने लिखे हैं, यानी वो हुरूफ आपको जब भी दिखाई दे किसी भी लफ्ज़ में, तो आपका आवाज़ कौन सा आना चाहिए आपको ये याद रखना है। जैसे अगर हमको हमज़ा आइन या फिर अ अलिफ ये दिखाई देता है तो उसके लिए आवाज़ जो है वो अ का आएगा। तो और ता के लिए त का आवाज़ लेना चाहिए। कौफ और काफ, इसके लिए क का आवाज़। सीन सौद और सा, ये स के मुकाबले में बोले जाते हैं। हा के लिए है गोल वाली हा रहे तब भी, दो चश्मी हा, और हा जो अरबी वाला हम हा इस्तेमाल करते हैं वो वाला, तीनों के लिए ह का ही आवाज़ है। ज के लिए और य के लिए दो हुर्फ दिए गए हैं। अब हमको ये देखना है कि इन हुर्फ की बनावट जो होती है, दरअसल तहज्जी की जो है ना माना, तहज्जी ये जो हुर्फ है इसके माना ही निकलते हैं बनावट के, बनावट या फिर शक्ल सूरत। तो उर्दू जो ज़बान है इसमें इसकी जो बनावट जो है वो ज़्यादा लोगों को हार्ड लगती है। अब जो उर्दू मीडियम से होते हैं, जो बचपन से ही ये ज़बान सीखते हैं, तो प्रैक्टिस उसमें फर्स्ट सेकंड जो इनिशियल स्टेज के प्राइमरी लेवल के जो स्टेजेस होती हैं वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जो न्यू होते हैं तो उन लोगों को मसला उसकी बनावट में आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। अलिफ तो ईजी है, वन जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिख लेना है। फिर
लेटी हुई शक्ल के, यानी कि जो फैले हुए जो होते हैं वो हुर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ये है ब, नीचे एक नुक्ता आया ब हो गया, ऊपर 2 नुक्ते आए तो त, 3 नुक्ते आ गए स, नीचे 3 नुक्ते आ गए तो ये हो गया प पतंग का प जो। फिर अगर इसके अंदर, इसे पेट कहा जाता है दरअसल, ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा होता है तो पेट कहा जाता है। इसमें अगर तो आ गया तो ये बन गया ट। फिर है हा की शक्ल वाले, देखिए इस तरीके की खाली शक्लें रहेंगी तो आप इसे हा कहेंगे, या ह का जिसका आवाज़ है उसके पेट में नुक्ता रहा तो वो बन जाता है ज, जहाज जो कहा जाता है। फिर 3 नुक्ते आ गए तो ये बन गया च, चांद का च। अगर उसके ऊपर एक नुक्ता हो गया तो ये हो गया ख, ख से आता है खार, खाक, ये वो वाला ख है। नेक्स्ट इसी की तरीके से बनते हैं आइन और गैन। आइन जो है उस पर बगैर नुक्ते का है और आइन के ऊपर नुक्ता आ गया तो वो गैन हो गया। नेक्स्ट है सीन, बगैर नुक्ते के रहेगा तो सीन रहेंगे। सीन यानी जैसे हम सलमा कहते हैं। फिर रास्ता जो कहा जाता है, रास्ता के अंदर जो स आता है वो ये वाला सीन है। अब अगर इस पर 3 नुक्ते आ जाते हैं तो ये बन जाता है शीन। शीन से आप शक्ल वाला शीन होता है, और शीन से आप शादी कहते हो, शीन से शहनाई कहा जाता है। फिर है सौद, जो हम साफ कहते हैं कि ये साफ कर दो, कमरा साफ रखो, खुद साफ रहो, तो वो वाला जो साफ है वो ये वाला है। दरअसल इससे नहीं लिखा जाता, साफ सुथराई जो साफ सुथराई वाला होता है वो इस सौद से लिखा जाता है। फिर है जौद, ये अरबी के दौद की तरह है लेकिन इसे जौद पढ़ा जाता है। जौद जो हम वज़ू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो हम कहते हैं ना कि वज़ू कर लो, ज़रूरत, ज़रूरत जब हम कहते हैं तो हम इसमें यही वाला जौद इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा आपके आगे और हुर्फ है कौफ। तो ये कौफ के अंदर भी 2 नुक्ते वाला जो होता है इससे थोड़ा मोटा पढ़ा जाता है, कि हम कुरान भी इसी से कहते हैं, कुरान मजीद, इससे ही लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट शक्ल जो आ गई वो है काफ की। ये वाले काफ से कबूतर लिखा जाता है और ये वाला काफ से कुरान, कलम, कमर। कमर 2 माना में आता है, एक तो ये वाला कौफ है, ये कमर बना, इसके माना होता है चांद, जो कि अक्सर शायरी में इस्तेमाल होता है। इसके माना है चांद के। जबकि ये वाला जो कमर है इसके माना में, ये वेस्ट के माना में आता है। वेस्ट यानी कि कमर के, जो इंसानी जिस्म में जो कमर का हिस्सा होता है ये उसके माना में आता है। फिर है गाफ, तो इसे भी लिखने का सेम तरीका है, इस तरीके से। गाजर इसी से लिखा जाता है। आग जो फायर होती है उसमें ये ग यही इस्तेमाल होता है। फिर वाव, दाल, डाल, जाल, रे, जे, ड़े, जे। ये वाले हुरूफ जो है वो दाल जो है वो पूरा हाफ सी की जैसे, सी उल्टा सी जिसे आप कह सकते हैं, वो बन जाता है। यहाँ पर गोल शक्ल में हम और एक ऐड कर सकते हैं, वो है नून। तो उम्मीद है आपको एक तरीका समझ आया होगा कि इसे लिखना कैसे है।